एजरा। फिल्म की शुरुआत कोचीन में आखिरी मालाबार यहूदी की मौत से होती है। एक प्राचीन वस्तु विक्रेता यहूदी के घर से यहूदी शिलालेखों वाला एक अजीब दिखने वाला बॉक्स सहित प्राचीन वस्तुओं को चुरा लेता है। बॉक्स से एक अदृश्य शक्ति रात में उसकी दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी को मार देती है। एसीपी शफीर अहमद टोविनो थॉमस को मामला सौंपा जाता है, लेकिन वह कोई सुराग नहीं जुटा पाता। मुंबई में रहने वाले परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ रंजन मैथ्यू पृथ्वीराज सुकुमारन को उनकी पत्नी प्रिया रघुराम प्रिया आनंद के साथ कोची में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मराठी और मलयाली होने के कारण प्रिया को मुंबई से केरल में शिफ्ट होने में मुश्किल होती है। रिटेल थेरेपी पर प्रिया एंटीक शॉप से अजीब बॉक्स खरीदती है। इसे खोलने पर अलौकिक अनुभव शुरू होते हैं। रंजन के चाचा फादर सैमुएल विजयराघवन, जिन्होंने एक अनाथ के रूप में रंजन की देखभाल की थी, को रंजन के घर आमंत्रित किया जाता है। सैमुएल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह रंजन को बताता है कि प्राचीन वस्तुओं की दुकान का बॉक्स एक डिब्बाबुक बॉक्स है, जिस पर हिब्रू में अब्राहम एजरा नाम लिखा है। उनके कहने पर रंजन मुंबई में रब्बी डेविड बेन्यामिन बाबू एंटनी से डिब्बाबुक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करता है। वह रंजन को बताता है कि डिब्बाबुक केवल मानसिक अस्थिरता वाले लोगों या 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ही अपने वश में करता है और जो कोई भी डिब्बाबुक को भगा देता है वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगले दिन रब्बी बेन्यामिन की मृत्यु हो जाती है और रंजन को पता चलता है कि प्रिया गर्भवती है और उसे पता चलता है कि उसका बच्चा डिब्बाबुक के वश में होगा। रंजन रब्बी बेन्यामिन के बेटे रंजन और मार्क्स जोशुआ यहूदी नामक एक पूर्व यहूदी को ढूंढते हैं, जो मार्क्स के पिता का पूर्व मित्र था, और उससे एक ऐतिहासिक पुस्तक प्राप्त करते हैं जो 1941 में थिरुकोची में अब्राहम एजरा की कहानी का खुलासा करती है। फिल्म ऐतिहासिक युग में चली जाती है, जहां एक अमीर यहूदी लड़का अब्राहम एजरा, सुदेव नायर और एक गरीब ईसाई लड़की रोजी एन शीतल एजरा की थिरुकोची यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं और अंततः रोजी गर्भवती हो जाती है। रोजी एजरा को यह नहीं बता पाती है कि वो गर्भवती है। एजरा के पिता याकूब एजरा ने उसे रोजी से शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वह यहूदी नहीं है और निम्न सामाजिक स्थिति की महिला से शादी करना अस्वीकार्य है। रोजी न तो अपने पिता को और न ही याकूब को ये बताती है कि एजरा उसके अजन्मे बच्चे का पिता है। रोजी के पिता को एजरा का पत्र मिलता है और वह गांव वालों के साथ थिरुकोची पहुंचने पर पिता पुत्र की जोड़ी का सामना करते हैं। आगामी झड़प में रोजी के पिता की हत्या कर दी जाती है और एजरा को डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। ये जानने पर कि उसके बेटे को बचाया नहीं जा सकता, याकूब काले जादू का उपयोग करके अपने बेटे की मौत का बदला शहर से लेने का फैसला करता है। वह एजरा की आत्मा को इच्छा मृत्यु देता है और उसे एक डिब्बाबुक बॉक्स में डाल देता है, जिसे खोलने पर उसकी आत्मा निकल जाएगी, जो कब्जा कर लेगी और नष्ट कर देगी। एजरा के शरीर के स्थान पर एक लकड़ी की डमी दफनाई जाती है। याकूब लाश को ले जाता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। इस प्रकार डिब्बाबुक बॉक्स का निर्माण होता है, जो अंततः रंजन के पास पहुंचता है। कहानी रंजन के पास वापस आती है। मार्क्स और सैमुअल शफीर को विश्वास में लेते हैं। दोनों लकड़ी के पुतले को खोदकर पुष्टि करते हैं कि अब्राहम एजरा की कहानी सच है। फिल्म में तब एक मोड़ आता है जब ये पता चलता है कि यह प्रिया नहीं बल्कि रंजन है, जिस पर अब आत्मा ने कब्जा कर लिया है, जब रंजन एक रात प्रिया को खोज रहा होगा। फादर सैमुअल उन्हें बताते हैं कि रंजन एक अनाथ के रूप में मानसिक समस्याओं से ग्रस्त था, इसलिए वह संभवतः डायबुक के प्रति संवेदनशील था। ये समझा जाता है कि आत्मा ने प्रिया को छोड़ दिया और रंजन को अपने वश में कर लिया जब उसने देखा कि रंजन परमाणु कचरे को संभालता है और उसे शहर को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में रंजन को भगा दिया जाता है और यहूदी भूत भगाने की रस्मों का उपयोग करते हुए मार्क्स द्वारा डायबुक को वापस बॉक्स में भेज दिया जाता है। फिर बॉक्स को मार्क्स और शफीर द्वारा समुद्र में ले जाया जाता है और फेंक दिया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एजरा के शरीर का निपटान किया गया था। बाद में प्रिया एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और वह और रंजन मार्क्स को ये खबर बताते हैं।
एक मध्य क्रेडिट दृश्य में मुंबई में समुद्र तट के किनारे दो युवकों को डायबुक बॉक्स मिलता है। वे इसे खोलने की योजना बनाते हुए इसे अपने साथ ले जाते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।